आप सुन रहे हैं किसान स्टोरी का पॉडकास्ट। मैं शुभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कई दशकों से मछली पालन के लिए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर निर्भर रहने वाला बिहार अब अपने खपत की 80% मछलियाँ बिहार में ही पैदा करने लगा है और इसमें किसानों को सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। सरकार बाढ़ के पानी को रोककर मछली पालन के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार अनुदान देने के साथ साथ किसानों को मछली पालन के प्रशिक्षण देने के लिए भी 12,000 किसानों को राज्य के अंदर ही भ्रमण कराएगी। अब 90% स्पान बिहार में ही तैयार हो रहा है। नए नए तालाबों और पोखरों को विकसित किया गया है। बाढ़ वाले हिस्से में पानी को रोकने के लिए तालाब से लेकर कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। सरकार का तो यहाँ तक दावा है कि अगले साल तक बिहार मछली उत्पादन में 8 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर जाएगा और इसके साथ ही अब एक्सपोर्ट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जहां एक और खरीफ सीजन की मुख्य दाल अरहर की बुआई का क्षेत्रफल कर्नाटक में 12% बढ़ा है, तो वहीं पहले की तुलना में महाराष्ट्र में तूर दाल का उत्पादन कम हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 10.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही तूर की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में 11.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तूर की बुआई हो चुकी थी। महाराष्ट्र में तूर दाल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि कर्नाटक में हुई बढ़ोतरी से महाराष्ट्र में कम हुए उत्पादन की भरपाई हो जाएगी। मध्य जुलाई तक कर्नाटक में 10.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर की बुआई हुई, जबकि पिछले साल 8.97 हेक्टेयर क्षेत्र में दाल की बुआई हुई थी। अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी अरहर दाल की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। इसी कारण इसकी बुआई के राष्ट्रीय औसत में भी थोड़ी सी वृद्धि आई है। अब तक 32.79 लाख हेक्टेयर में दाल की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले साल 32.20 लाख हेक्टेयर ही था। लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने का कार्य जोरों से चल रहा है, जिसके लिए सरकारी एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा मदद करने के लिए आगे आई है। एपीडा के अधिकारी ने लद्दाख के अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसके दौरान खेती में रसायनों के कम से कम या उपयोग न करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एपीडा ने लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग में मदद करने के लिए भी जल्द से जल्द रसायनों और उर्वरकों का उपयोग न करने और पहचान प्रणाली शुरू करने का आग्रह किया है। साथ ही इस क्षेत्र में होने वाले पौष्टिकता से भरपूर फल सी बकथॉर्न की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान देने की योजना बनाई जा रही है। इससे इलाके के किसानों को भी काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए वर्ष 2025 तक लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूर दूर के गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में अब पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है। ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यानी कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। सरकार ने पशुपालन विकास योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत लगभग 94,618 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला ग्रामीण भारत के विकास से जुड़ा है और इससे किसानों और पशुपालकों की जिंदगी में भी बदलाव आएगा। इस पर केंद्र सरकार 9800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का योगदान 28% है। साल भर करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% की है। बता दें, साल 2018 में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। वैश्विक व्यापार वित्त कंपनी ड्रिप कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2020 और 21 में लगभग 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कॉफ़ी का निर्यात किया, जिसमें से 42% रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स मुख्य रूप से निर्यात हुआ है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी प्रोसेसिंग के चरणों में होने वाले खर्च और कॉफ़ी की बढ़ती मांग के बीच पिछले एक दशक में भारत से कॉफ़ी के निर्यात में कमी आई है।
भारत का कॉफ़ी निर्यात मात्रा के हिसाब से कॉफ़ी का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चाय के बाद अब भारत से कॉफ़ी के निर्यात में भी कमी आई है। इन दिनों युवाओं का रुझान खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहा है। बतख पालन का व्यवसाय किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और इसका चलन अपने देश में काफ़ी पहले से रहा है। देश में पोल्ट्री फार्मिंग 10% हिस्सा बतख पालन का भी है और यह धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है। बतख पालन मांस और अंडों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था बतख को लेकर लगातार शोध कर रही है। इसकी अलग अलग नस्लों पर रिसर्च की जा रही है। वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर मौसम में बतखों का पालन आसानी से किया जा सकता है। बतख पालन में चारे की भी समस्या नहीं होती है। किसानों के घर में आसानी से इसके लिए चारा या खाना मिल जाता है। साथ ही साथ बतख नदी, तालाब या नदी नालों में भी अपना चारा ढूंढ लेती हैं। एक मादा बतख आमतौर पर एक साल में 290 से 300 तक अंडे देती है। बतख पालन में 5 महीने में ही कमाई होने लगती है और इसलिए भी यह किसानों के लिए एक बेहतर कमाई का जरिया है। मध्य प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा मसाला क्षेत्र विस्तार योजना लागू की जा रही है। योजना में चुने हुए जिलों के किसानों से अदरक की खेती एवं हल्दी की खेती पर अनुदान हेतु किसानों से आवेदन की मांग की गई है। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल जैसे लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50% अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान सामान्य वर्ग के किसानों को और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 70% अधिकतम राशि 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर में से जो भी कम होगा वो अनुदान दिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, साउथ गोवा के अलावा मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि यहाँ बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 25 जुलाई के आसपास बारिश होने के आसार हैं। बारिश पूरे क्षेत्र में एक साथ ना होकर बारी बारी से होगी।